प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को अचानक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल हाउस का निरीक्षण किया। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी का यही कार्यक्रम है, जहां वो नगर विकास डिपार्टमेंट के अर्बन कॉन्क्लेव कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पीएम लाभार्थियों को चाबी देकर और उनसे बातचीत भी करेंगे। खबरों के मुताबिक यहां एक प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसके जरिए शहरों में हो रहे विकास को दिखाया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल डुमरियागंज और गोरखपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दोनों जगहों को कई सौगातें देंगे। सीएम योगी गोरखपुर में गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार जयंती समारोह में शामिल होंगे। फिर खानिमपुर में घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन का वितरण करेंगे। इससे पहले सीएम योगी डुमरियागंज जाएंगे। यहां वो करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और इतने ही करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर डुमरियागंज के सांसद जगदंबिका पाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी के आगमन से पहले यहां हर चीज भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा 350 सीट पर चुनाव जीते। कल करीब 300-400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, इतने ही धनराशि का शिलान्यास करेंगे। आज तक कभी कोई चीज़ नहीं है। आपस में सपा बसपा कांग्रेस आप पार्टी वैसी वो आपस में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन नंबर 2 हो अभी आप बता सकते हैं। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में मतलब जो भी है, जितनी पार्टियां चुनाव के समय आ गई, ये कोविड के दौरान कहाँ थी। गांधी जयंती पर योगी सरकार ने छात्राओं की पढ़ाई को लेकर बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने ऐलान किया कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में एक ही घर से 2 बहनें पढ़ती हैं तो एक छात्रा की फीस माफ करने के लिए स्कूल को प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एक बच्ची की फीस निजी स्कूल की तरफ से माफ नहीं की जाएगी तो विभाग उस बच्ची की फीस करने की व्यवस्था करे। यूपी की योगी सरकार ने बेटियों को पढ़ाने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए सीएम योगी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। अगर 2 बहनें किसी एक ही निजी स्कूल में पढ़ती हैं, तो एक की फीस माफ करने की बात खुद सरकार की तरफ से कही गई। अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे? नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 1,51,215 छात्र छात्राओं के खाते में 177 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति ऑनलाइन भेजी। इस मंच से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने 10 बच्चों को स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट भी दिया। सीएम ने कहा कि 30 नवंबर तक सभी के खातों में स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी, जिससे किसी की पढ़ाई बाधित न हो। जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप जारी हो रही है, उन सबको मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। शासन के द्वारा दिया जाने वाली ये स्कॉलरशिप उनको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके शासन स्तर पर इस सहयोग उनको प्रदान किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा वक्त में राज्य सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है वो 3900 करोड़ है, जो पिछली सरकार में 1800 करोड़ थी। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने फिरोजाबाद में 3 अक्टूबर को महापंचायत का ऐलान किया है और इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये महापंचायत इमलिया में होगी, जहां कई जिलों से किसान जुटने शुरू हो गए हैं।
महापंचायत सुबह 11 बजे बुलाई गई है। भानु गुट का 2 मांगों पर फोकस है, जिसमें किसान आयोग की मांग के साथ किसानों की कर्ज माफी की भी मांग की जाएगी। वहीं आगरा में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर जो पंचायत हो रही है वो अपना पेट भरने के लिए हो रही है और सड़कों पर पक्के मकान बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि हम किसानों की भलाई के लिए महापंचायत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के भारतीय किसान भानु के पदाधिकारी और किसान काफी संख्या में आएंगे। पंचायत ये आंदोलन हो रहा है पक्के मकान बना के जनता को परेशान करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। जो केंद्र सरकार की विरोधी पार्टियां कांग्रेस एंड कंपनी वो साजिश कर रहे हैं और इनको फंडिंग दे रहे हैं। क्या तुम करो उदम, करो भारत बंद का ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सीपीएम ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज में पार्टी ने 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया, जहां पोलिंग ब्यूरो सदस्य प्रकाश करात ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और 2022 के चुनाव में इन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। प्रकाश करात ने कहा कि किसानों के में गुस्सा है, वो विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के 59,000 ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है। जयंत ने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए ग्राम प्रधानों से लोक संकल्प 2022 के लिए सुझाव मांगे। उनका कहना है कि बापू के ग्राम स्वराज का सपना साकार करना है, जिसके लिए पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार देना होगा। जयंत चौधरी के मुताबिक ग्राम पंचायत लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है और संविधान के अनुच्छेद 243 के 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती के साथ ग्राम प्रधानों को समुचित अधिकार देने की बात थी, लेकिन इस पर पूरी तरह अमल नहीं लाया जा सका है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा पर वार किया और कहा कि यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर ये वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अब इन्हें तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाना है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, वोट पोलराइज करने के लिए इन्होंने एक आईएएस अधिकारी को घेर लिया। सिर्फ डिक्टेटरशिप है, हर आदमी को परेशान किया जा रहा है और परेशान करके लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जा रही है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कानपुर एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने कृष्णा पैलेस होटल के कमरा नंबर 512 में सीन रिक्रिएशन किया। यही नहीं, एसआईटी ने होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी उस रास्ते पर भी निरीक्षण करेगी और ये देखेगी कि होटल से बीआरडी पहुंचने में कितना वक्त लग रहा है। इस बीच टीम मानसी हॉस्पिटल भी जा सकती है, जहां सबसे पहले मनीष गुप्ता को ले जाने की बात पुलिस ने बताई है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उसको लेकर जो एसआईटी गठित हुई है, टीम कानपुर से गोरखपुर आ चुकी है और रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का यही कृष्णा पैलेस होटल है जहां पर टीम आई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम यहां पर अब जांच करेगी और टीम 512 नंबर कमरा है, उस कमरे में ये देखेगी कि जो भी सबूत हैं वो किस तरह से वो जुटा सकती है। जो साक्ष्य संकलन की बात है, वो साक्ष्य संकलन किस तरह से हो सकता है। और आपको बता दें कि जो एसआईटी है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके अध्यक्ष अपर पुलिस आयुक्त हैं कानपुर के आनंद कुमार तिवारी, उनके साथ में जो टीम आई है उसमें डीसीपी दक्षिण हैं रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी पश्चिम ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव भी साथ में हैं और इसके साथ ही 2 इंस्पेक्टर हैं जो विवेचक के रूप में शामिल होंगे यहाँ पर। और आपको बता दें कि 4:15 बजे यानी 4:15 पर ये शाम को
ये टीम यहाँ पर पहुँची है और लगभग 1.25 घंटे का समय हो चुका है। और देखिए पूरा जो ये एरिया है, ये रामगढ़ताल का जो ये देवरिया बाईपास से ये रोड अंदर की तरफ आ रही है यहाँ से, और ये पूरा ये रास्ता जो होटल की तरफ आता है इसको दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और टीम ऊपर जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब साक्ष्य संकलन करना है और साक्ष्य संकलन पूरी बारीकी से देखना है कि किस तरह से जो घटनाक्रम है और उसका एक रिहर्सल भी कर सकती है टीम की किस तरह से ये घटना हुई, दुर्घटना थी या फिर ये इसे अंजाम दिया गया गैर इरादतन या इरादतन, इसका भी टीम जांच करेगी। और अब ये देखना है कि किस निष्कर्ष पर और कब तक टीम पहुंच पाती है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। गोरखपुर के ही मॉडल शॉप वेटर हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बिल न चुकाने को लेकर विवाद हुआ था और आरोपियों ने पीट कर वेटर की हत्या कर दी। जालौन में एक युवती पर 2 नकाबपोश बाइक सवारों की ओर से एसिड फेंककर हमला करने के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया है। ये हमला कोंच नगर में 21 सितंबर को हुआ था। पुलिस ने वारदात में शामिल 8 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मास्टरमाइंड पीड़िता का जीजा निकला। बुरी नजर रखने के कारण पीड़ित युवती के घर जीजा ने आने पर प्रतिबंध था, जिसके बाद आरोपी जीजा ने 7 लाख रुपए में एसिड फेंकने की डील की। एसपी ने 6 टीमों का गठन कर 29 पुलिसकर्मियों सहित 3 सीओ को जांच में लगाया था। पुलिस ने 45 सीसीटीवी और 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद इस मामले का पर्दाफाश किया। कोंच वाली जो एसिड अटैक की घटना 21 तारीख को हुई थी उसका आज खुलासा किया जा रहा है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी अन्य वांछित फरार हैं, उन लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई है और इसमें जो इनका मेन मास्टरमाइंड है वो लड़की का जीजा है, उसका नाम पंकज और प्रेम नारायण है और यह रहने वाला औरैया का है। ये लड़की के साथ वैर रखता था और कुछ कारणों से उससे चिढ़ा हुआ था और उस पर इसने अटैक की प्लानिंग 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मथुरा में साइबर सेल और सदर बाजार पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। इस पर एक वकील के परिवार से 6,50,000 की ठगी का भी आरोप था। फर्जी दारोगा का नाम जावेद अली है, लेकिन वो योगेंद्र कुमार नाम से दारोगा बनकर एक वकील के परिवार से समझौते के नाम पर पैसे की वसूली कर रहा था। एसएसपी ने जब इस मामले की जांच कराई तो फर्जी दारोगा पकड़ा गया। आरोपी की कब्जे से पुलिस की वर्दी, मोबाइल फोन, सेंट्रो कार, नेम प्लेट और 1,37,000 रुपए भी बरामद हुआ। योगेंद्र कुमार के नाम से उनके पास फ़ोन आया है कि उनके भाई की पत्नी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा और उनको जेल जाना पड़ सकता है। इसी एवज में सेटल कराने के लिए उनसे पैसे का दबाव बनाया गया। विभिन्न माध्यमों से अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र प्लस कैश के माध्यम से 6.5 लाख रुपया उनसे ले लिया गया और इसी दौरान ये सो कॉल जो दरोगा है वो पुलिस की वर्दी पहनकर मथुरा भी आया था और वहाँ यहाँ से भी इनसे पैसे लेकर के गया था। इस प्रार्थना पत्र की जांच के उपरांत इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आज जल समाधि तो नहीं ली, लेकिन अपनी अगली योजना का ऐलान जरूर कर दिया। संत परमहंस के मुताबिक अब वो दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 नवंबर 2023 को आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आपको बता दें कि संत परमहंस ने आज दोपहर 12 बजे सरयू में जल समाधि लेने का ऐलान किया था, लेकिन शाम 6 बजे उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को एक नई तारीख दी। 7 नवंबर 2023 को अगर तब तक नहीं हुआ तो रामलीला मैदान में करोड़ों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में सभी हिंदू भाई बहन, सभी हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर के वहां फिर मेरा आमरण अनशन होगा और 24 के पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मुझे मोदी जी पर विश्वास है। और मृतक आश्रित कोर्ट में विवाहित पुत्री की नियुक्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाहिता पुत्री मृतक आश्रित कोर्ट में नियुक्ति पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के लिए बने रेगुलेशन 1995 के तहत विवाहिता पुत्री परिवार में शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आश्रित कोर्ट में नियुक्ति की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती।
कानून और परंपरा दोनों के अनुसार विवाहित पुत्री अपने पति के ही आश्रित होती है। कोर्ट ने यह भी फैसला माधवी मिश्रा केस में दिया है। याची के पिता इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में ड्रग्स विभाग ने पुलिस के साथ छापेमारी में नकली आयुर्वेद की दवाइयां बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपया बताई जा रही है। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में आगे छानबीन की जाएगी कि जिस कंपनी की दवाइयां बरामद हुई हैं वो कंपनी कब से बंद है और बाजार में कहां-कहां इसकी सप्लाई की गई है। और मुख्तार अंसारी के गुर्गे फिरदौस को मुठभेड़ में मार गिराने वाले सीओ धनंजय मिश्रा को सीएम योगी ने सम्मानित किया। 50,000 का इनामी अपराधी फिरदौस भाजपा विधायक दिवंगत कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल था। धनंजय मिश्रा को राष्ट्रपति की ओर से वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। और अब महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मुख्यालय में मऊ नगर सीओ धनंजय मिश्र को पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। वक्त की बड़ी खबर का है, आपको बता दें कानून व्यवस्था पर सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फोन न उठाने वाले डीएम और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों को निर्देश दिए हैं। आने वाले त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था बरतने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्ती करते हैं और अधिकारियों को नसीहत देते हैं, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। इस बार फिर से सख्ती दिखाई है मुख्यमंत्री ने और फोन ना उठाने वाले डीएम और पुलिस अधिकारियों को वार्निंग दी गई है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल आज इस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, प्रदेश के सभी जिलों के डीएम थे और जो अफसर है वो थे उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और साफ तौर से कल जिस तरीके से फोन किए गए थे खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्य सचिव के कार्यालय से और तमाम 14 तो ऐसे डीएम थे जो नहीं मिले। जनता दर्शन कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 सबको करना है, वो नहीं मिले। 2 बार उनको लैंडलाइन पे फोन किया गया। 16 एसपी ऐसे थे 16 जिलों में जिन्होंने फोन नहीं उठाया, वो मौजूद नहीं थे। साफ तौर पर आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे लोगों को भविष्य में ये कार्रवाई वो दोहराए नहीं, और अगर दोहराते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। साफ तौर पर आज निर्देश दिए। आगामी आने वाले त्योहार है उसको लेकर भी कहा है कि त्योहारों को देखते हुए जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे भी संभालने का काम उन्हीं का है, उसमें कहीं कोई कोताही ना बरती जाए। इसके अलावा जो मारपीट की छोटी घटनाएं होती है, जो आपसी तनाव जिससे हो जाते हैं, उसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। ऐसा ना किया जाए कि वो अटकती रहे, और उससे कई बार छोटी घटना होती है लेकिन उससे निस्तारण नहीं होने से वो बड़ी घटना। बिल्कुल, सीएम योगी सख्त है। देखने वाली बात है कि इस सख्ती का अब अधिकारियों पर क्या असर होता है। अनुभव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर जोशीमठ में लापता पर्वतारोहियों का रेस्क्यू अभियान जारी है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही टीम को त्रिशूल पर्वत पर 4 शव भी दिखे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हिमस्खलन की चपेट में आने से 6 जवान लापता हुए थे, जिसके तहत ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और रुड़की गंगनहर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक बीटेक का छात्र भी है। बताया जा रहा है कि नशे की लत के चलते छात्र नकली नोट के धंधे में लग गया। इनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। और ये 2,500 और 200 रुपए की जो फर्जी नोट हैं इनकी छपाई करते थे, और इनसे जिस प्रिंटर से छपाई करते थे, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन और जो ये नकली करेंसी और कुछ अर्धनिर्मित नोट इनसे बरामद। और देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 29 सितंबर को हुए डबल मर्डर में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि एक शख्स ने नौकर की नौकरी पाने के लिए महिला और उसके घर पर काम करने वाले नौकर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पूछताछ में आरोपी आदित्य ने बताया कि वो नौकर को मारने के इरादे से घर में घुसा था ताकि उसे इस घर में नौकरी मिल सके, लेकिन नौकर की हत्या करने के बाद महिला ने जब शक के दौरान हमने पूछताछ करी है कि उससे, तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि उसने ये जो हत्याएं करी हैं तो मेन उसका मोटिव था नौकर की हत्या करने का। लेकिन जब वो नौकर की हत्या कर रहा था तो मकान की मालकिन ने देख लिया
तो उसको मकान मालकिन की भी हत्या करनी पड़ी। चारधाम यात्रा पर आने के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को चारधाम में दर्शन की इजाजत है जिनके पास ई पास है। ऐसे में यात्री परेशान हो रहे हैं जिनके पास ई पास नहीं है और जो चारधाम के दर्शनों के लिए दूर दराज से आए हैं। अब लगातार उन लोगों का जो गुस्सा है वो प्रशासन पर शासन पर फूट रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।